कहते हैं एक दौर हो चुका है पाकिस्तान और जो IMF का डेलीगेशन था कि अगला हमने जो प्रोग्राम साइन करना है, और अब ये खबर आ रही है कि पहले तो ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान जो 3 साल का नया प्रोग्राम लेने जा रहा है उसका जो पूरा हुजूम होगा वो $6 बिलियन का होगा, लेकिन हमारी ये ख्वाहिश है पाकिस्तान की कि उसे $8 बिलियन कर दिया जाए। तो क्या ये मुमकिन है? तो शहबाज आप ही की स्टोरी है, तो इज़ इट पॉसिबल कि पहले तो ये कहा जा रहा था कि $6 बिलियन की बात हो रही है, अब $8 बिलियन फर्स्ट कि हम ये क्यों कह रहे हैं, और दूसरा क्या IMF इससे एग्री करेगा, और क्या हमारे पास ये ऑप्शन है भी कि हम ये डिमांड कर सकें कि $2 बिलियन आप एक्स्ट्रा दें? देखिए, IMF के जो प्रोग्राम्स होते हैं, एक तो वो कौन सा प्रोग्राम ले रहे हैं, एक तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा जितना बड़ा साइज होगा प्रोग्राम का, जितनी लंबी मुद्दत होगी उतने ही फिर उसकी सख्त शराइत होंगी। इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी के जो हालात हैं उसमें जो IMF की प्रिस्क्रिप्शन है कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ही पाकिस्तान को सूट करेगी। ये एक इस्लाहाती प्रोग्राम होता है जिसकी ड्यूरेशन कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल हो सकती है। अब जो EFF है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, इसके कुछ फिर अपनी जो इसकी शराइत होती हैं जिसमें कोई भी मुल्क मैक्सिमम जो है अपना उसका जो कोटा होता है उस कोटे के 435% के बराबर कर्ज ले सकता है। अब इस वक्त जो सूरत हाल वो ये है। अच्छा, इसमें एक और भी इंटरेस्टिंग कंडीशन ये है कि अगर कोई भी मुल्क अपने कोटा से 188% से ज़्यादा ले ले तो जो सूद है इस प्रोग्राम के ऊपर, कर्ज के ऊपर, वो 2% इजाफी लगता है उसके ऊपर। तो उसका पर्पस ये होता है कि ये जो ममालिक है इनको डिस्करेज किया जाए कि बड़े ये कर्जों के प्रोग्राम ना लें। पाकिस्तान की इस वक्त ये ख्वाहिश है कि वो जितना मैक्सिमम रिमेनिंग कोटा है पाकिस्तान का उसको अवेल करे। इस वक्त पाकिस्तान का कोटा जो है 100% वो $2.7 अरब के बराबर है तकरीबन, और 435% को आप ले लें, कोई रफली कोई $12 अरब के करीब बनता है। बट पाकिस्तान ने तकरीबन $3.5 अरब ऑलरेडी IMF से लिया हुआ है, बाकी कोई इनका बनता है कोई $8.5 अरब, और हुकूमत की ये ख्वाहिश है कि इसमें से कम $8 अरब पाकिस्तान को मिल जाए। IMF ने जो मुझे ज़राए बता रहे हैं इसमें इंडिकेट किया है कि 8 तो नहीं, हम आपको $6 अरब का कर्ज दे सकते हैं, लेकिन अगर 6 भी देते हैं तो इसमें एक तो ये कि कोटे से जो इनका 188% की लिमिट है उसे एक्सीड हो जाएगा, तो 2% इजाफी सूद देना पड़ेगा, और उसकी जो शराइत है कामरान वो फिर और ज़्यादा जो है वो स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। ख़ासतौर पर इस वक्त जो चीज़ें आउटस्टैंडिंग है इनकी, जो अभी हम टैक्सेस की भी बात कर रहे थे, टैक्सेस में IMF की जो डिमांड है कि पाकिस्तान को नए जो टैक्स मैयर्स लेने हैं उसका जो हजम कम से कम 1.6% पाकिस्तान की इकॉनमी के बराबर या तकरीबन 2000 अरब रुपए के इजाफी टैक्स है, जिसमें जो तमाम सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी हैं वो हिट होंगे। और फिर इसमें जो ख़ास तौर पर जो हम पहले बात कर चुके हैं कि जो सेल्स टैक्स की जो एग्जाम्पशंस हैं उनको वापस लेना, वो एक बहुत ही बड़ा एक इन्फ्लेशनरी जो एक आप कह सकते हैं एक तूफ़ान वो लाएगा। वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे है। इस वक्त तक हतमी इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। बट एक और जो चीज़ इसमें मैं बिफोर इसके कि आप अगली बात करें, एक जो अहम सवाल है, ये ज़ाहिर है कि अगर प्रोग्राम होगा 3 साल के लिए होगा और $8 बिलियन की हम बात कर रहे हैं, ये वही पीरियड है क्योंकि एक तरफ तो हम IMF से प्रोग्राम लेने की कोशिश कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि शायद ये आखिरी प्रोग्राम हो, हर दफ़ा हम यही कहते हैं। दूसरी तरफ आपको पता है कि SIFC के प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपने दोस्त ममालिक से हम कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आके सरमायाकारी करें। सऊदी अरब ने कहा है कि जी पहले फेज़ में $5 बिलियन वो सरमायाकारी करेंगे, फिर UAE के दौरे पर प्राइम मिनिस्टर गए थे, $10 बिलियन की वहाँ पर भी बात हो रही है। तो क्या जो हुकूमत पाकिस्तान है वो श्योर नहीं है कि क्योंकि अगले 3 साल के पीरियड में अगर हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो अगले 3 साल में फिर हमें एंटिसिपेट करना चाहिए ना कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सरमायाकारी होगी, तो फिर तो हमें इस तरह कर्जों की ज़रूरत नहीं है। तो डू यू थिंक कि गवर्नमेंट इज़ नॉट कॉन्फिडेंट कि जो भी हमारी बातचीत चल रही है गल्फ कंट्री से शायद वो उस तरीके से मटेरियलाइज ना हो? कामरान, जो आपके जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो कर्ज की रिक्वायरमेंट है उसका ऑल्टरनेट नहीं हो सकती। वो वक्ती तौर पर तो आपको लग रहा होता है, क्योंकि अगर किसी मुल्क ने पाकिस्तान में कोई कारखाना लगाना है, या इवन कि आप रेकोडेक के प्रोजेक्ट की एग्जांपल ले लें, अब रेकोडेक का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर सरमायाकारी हो रही है तो उसकी जो मशीनरी है वो बाहर से आनी है, मेनली वो अमेरिका से आनी है। तो अगर अमेरिका से मशीनरी आ रही है तो उसकी जो अदायगी होगी वो जो बैरेक गोल्ड है या पाकिस्तान के भी उसमें जो हिस्सा है वो मुल्क से बाहर ही उसकी अदायगी हो जाएगी। तो कागजों में तो आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, प्रैक्टिकली वो डॉलर पाकिस्तान में ट्रांसफ़र नहीं होंगे, एक चीज़। दूसरा इसके अंदर ये होता है कि आपके पाकिस्तान की चूंकि रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा है, कोई भी एक अकेला जो क्रेडिटर है वो उन रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर सकता। ये जो 6 या 8 अरब डॉलर जो भी रकम तय होती है, अगर ये IMF दे भी देता है ओवर पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, तो पाकिस्तान की एनुअल रिक्वायरमेंट्स कम से कम 20 से 25 अरब डॉलर। मेरा ये सवाल है कि जो हम सारी बैरूनी सरमायाकारी लाने की बात कर रहे हैं
बिल्कुल वो आप बात ठीक कह रहे हैं कि सरमायाकारी सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता जो डॉलर्स का, लेकिन उसका पर्पस तो यही है कि अल्टीमेटली वो जो इन्वेस्टमेंट है दैट वुड इंक्रीज एक्सपोर्ट्स इन पाकिस्तान। अगर डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट आ किस में रही है, तो अगर तो आपकी इन्वेस्टमेंट आ रही है किसी आपकी फूड सेक्टर में आ रही है, आपकी फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई फूड चेन बन जाती है, उसका नुकसान उल्टा ये होता है कि जो यहाँ पे सेल्स उनकी हो रही हैं उसकी रॉयल्टी, उसके डिविडेंड मुल्क से बाहर जाना शुरू हो जाते हैं। या तो अब जब चीन की सरमायादारी रेकोडेक की बात करें उसका तो अल्टीमेटली हम अल्टीमेट लॉन्ग टर्म में है ना, शॉर्ट टर्म में उसका नुकसान है ना। जब प्रॉब्लम ये होता है कि जब यहाँ से उसकी जो डिविडेंड्स हैं, उसके प्रॉफिट्स हैं, मुल्क से बाहर जाते हैं। अब चीन के साथ क्या मसला है, चीन ने जो पाकिस्तान में 21 अरब डॉलर के बिजली के कारखाने लगाए हैं, जिसमें अब उसके जो डिविडेंड्स मुल्क से बाहर जा रहे हैं, तो उसका आपको पे करने की आपके पास कैपेसिटी नहीं है। और फिर जो कर्ज लेके इन्वेस्टमेंट की जाती है, जैसे चीन के कारखाने वो कर्ज लेके लगाए गए हैं, तो उस कर्ज की भी अदायगी करनी है और उसके ऊपर मुनाफा भी देना है। तो असल जो आपको जहां से आपको रिलीफ मिलना है वो आपको एक्सपोर्ट से मिलना है या रेमिटेंसेस से मिलना है। बहरहाल कामरान, इसके अंदर एक दो और कंडीशंस भी हैं IMF के प्रोग्राम के लिए। इसमें नाज़रीन IMF ने अपने पिछले प्रोग्राम के तहत ही कोई 4 ऑर्डिनेंसेस भी करवाए थे, जो 4 ऐसे हमारी जो एंटरप्राइजेज हैं, जिसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन है, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है, फिर इसमें एक पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज है। इनकी मैनेजमेंट और जो इनके बोर्ड्स थे उनकी सेपरेशन नहीं थी, तो IMF ने उस वक्त ऑर्डिनेंसेस करवा लिए थे। अब उनकी तरफ से एक और ये शर्त सामने आई है कि आप इनको परमानेंट एक्ट ऑफ बनाए पार्लियामेंट का, वो जो चीज़ है उसके हवाले से भी कामरान ये करना पड़ेगा। और एक और जो टॉपिक लास्टली हम डिस्कस करें, अगर हमारे पास अभी टाइम हो, वो क्विकली वो जो आपका जो इशू है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज वाला। हाँ, और आपने कहा था कि उस वक्त अवैस लगारी ने, जो एनर्जी के मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि नहीं, गवर्नमेंट जो है वो कोई दबाव नहीं लेगी और उसको इम्प्लीमेंट करेगी। तो उस हवाले से फिर एक ऑर्डिनेंस आ गया है। तो डू यू थिंक दैट गवर्नमेंट दैट शोज कि गवर्नमेंट पॉलिटिकल विल है? पॉलिटिकल विल है, क्योंकि एटलीस्ट प्राइम मिनिस्टर की पॉलिटिकल विल है। बेसिकली प्रेसिडेंट ने 2 दिन पहले एक ऑर्डिनेंस जारी किया जिसके तहत हुकूमत को ये इख्तियार दे दिया गया है कि जो जितने भी गवर्नमेंट के इदारे, उनके जो बोर्ड्स हैं, अगर उस पर डायरेक्टर्स हुकूमत ने अपॉइंट किए हैं तो उनको उनकी जो पहले लीगल उसकी टर्म 3 साल है, उससे पहले उनको फारिग किया जा सकता है। तो मौजूदा कानून के तहत हुकूमत के पास ये इख्तियार नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो झगड़ा है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के जो बोर्ड्स हैं। अब ये जो बोर्ड्स बने थे, ये बने थे जुलाई 2022 से लेकर नवंबर 2022 तक, और ये जो कानून है स्टेट ओन एंटरप्राइजेज एक्ट 2023, ये जनवरी 2023 में आया था। तो लॉ बाद में आया, बोर्ड्स पहले बने हुए हैं। यहाँ पे बहाना ये किया जा रहा था कि जी कानून की वजह से हम इनको हटा नहीं सकते। बेसिकली तो पॉलिटिकल प्रेशर था गवर्नमेंट के ऊपर। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फिर ये कहा गया कि अगर लीगल हर्डल है तो फिर आप कानून में तब्दीली कर दें। तो उसका रास्ता अब ये निकाला गया है कि प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस निकाला है 2 दिन पहले, कि जिसमें यह हुकूमत को इख्तियार दे दिया गया है कि आप जो मौजूदा बोर्ड है इसको आप हटा सकते हैं 3 साल की मुद्दत से पहले। लेट्स वेट कि अब ये जो लॉ में एक तब्दीली आ गई है, इसके बाद हुकूमत इन बोर्ड्स को हटा भी देती है। स्टिल वेटिंग फॉर दैट। चलें यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि कैसे कोशिश हो रही है कि जो हमारे बैंक्स हैं